बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगरी। बात करें तो आज कहीं ना कहीं फिर दोबारा जो कि पाकिस्तान की बिलाखिर कोशिशें हैं वो बड़ी अहम हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत के थ्रू जो है ये जंग जो इस वक्त होती हुई जो कि कोशिश है इसराइल की कि जंग हो, ये ख़त्म हो। और पाकिस्तान ने बिलाखिर दोबारा कोशिश की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ना सिर्फ पाकिस्तान मगर पाकिस्तान के साथ साथ दोस्त ममालिक ने भी कोशिश की, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, कि स्टेट ऑफ हॉर्मस में जो इस वक्त सूरत हाल है उसको किसी भी तरह जो है ख़त्म करते हुए, कम करते हुए और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ ना कुछ फ़ैसला किया जाए। और आज कहीं ना कहीं फिर वज़ीर ख़ारजा जो कि अमेरिका के हैं उनका भी बड़ा अहम बयान, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का भी बयान, और दूसरी तरफ जो है ईरान का भी जो है वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। अगर इसके साथ साथ कहें कि बीजिंग का दौरा जो है वो भी बड़ा अहम है, पाकिस्तान ईरान के जो है वज़ीर ख़ारजा का, उसको लेते हुए देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी बातचीत हो रही है मुल्क के अंदर के जी अगर इसमें कहीं ना कहीं जो गारंटियर का मामला है जो कि बड़ा इस वक्त इस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका माजी में भी 2015 में भी प्रेसिडेंट ट्रंप जब थे तब बातचीत हुई थी और उस पर काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा था, मगर जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो दोबारा उन्होंने उठा के उसी माहे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो कहा जाए कि इस वक्त एतमाद का फुकदान है, एतमाद कैसे बहाल होगा ये अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। क्या तय है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोलने से साथ साथ जो कि ईरान भी बारहा अब कहीं ना कहीं जो है फैसला करने में ज़ाहिर तौर पे नज़र आ रहा है कि वो भी कह रहा है कि कोई ऐसा फ़ैसला हो जिस फैसले के ज़रिए जो है ये मसाइल जो हैं हल होने को की तरफ जाएं। इस तरफ देखा जाए कि जो कि यूएई वाला मामला है उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिशें हैं कि यूएई के साथ भी जो तनाव इस वक्त बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि तय है कि अमेरिका दिफा कर रहा है यूएई का, इसराइल कर रहा है, मगर ईरान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हमारा हदफ यूएई नहीं मगर वहाँ पर मौजूद अमेरिकन वो जहाज़ और वो अड्डे हैं जिनको बारहा पहले भी वो कह चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि फ़ैसला यकीनी तौर पर होगा होगा तो फिर कहा जाए कि ये फ़ैसला जो है इन 48 घंटे जो बताए जा रहे हैं, 36 से 48 घंटे वो बड़े अहम हैं, इसमें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। इसी पे बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज़मीर असदी साहब हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, बीजिंग से चीन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए ज़मीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। फरमाइएगा कि एक तो चाइना की बात करें कि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त, मगर इस पूरी सूरत हाल में चाइना का जो नुक्ता नज़र है वो भी बड़ा अहम है। मगर इसके साथ साथ अब्बास अराग़ची साहब का जो है चाइना का दौरा, कहा जाए कि इस वक्त जो सूरत हाल में थोड़ी कशीदगी आई थी, फिर अब जो 48 घंटे बताए जा रहे हैं बड़े अहम हैं। आप समझते हैं या बीजिंग समझता है कि 48 घंटे में वाक़तन जो ईरान जवाब तैयार करके पाकिस्तान के हवाले करेगा और यानी कि अमेरिका को देगा, उसमें कुछ शराइत कम होंगे? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही है, आपने उस पे बात करने का मौका दिया। देखिए, बहुत सी चीज़ें जो हैं, वो एक साथ जो है चल रही हैं। आपने ज़िक्र किया ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं, उन्होंने बीजिंग का विज़िट किया है। जी। अमेरिका और ईरान के माबैन जो सफ़ारतकारी है, जो मुज़ाकरात हैं, जो पाकिस्तान के ज़रिए जो है वो चल रही है, उसमें बड़ी तेज़ी आ गई है। अब नाए हुर्मुज़ की अगर हम सिचुएशन देखते हैं, तो उसमें भी कशीदगी जो है वो एक दफ़ा फिर बढ़ गई है। ईरान और दुबई के माबैन जो मामलात हैं, वो भी एक बार फिर जो है वो कशीदा हो गए हैं। तो जी। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पैरेलल चल रही है। लग ऐसे रहा है कि अब ये जो तमाम सिचुएशन हमें बनती हुई नज़र आ रही है, इसमें अमेरिका और ईरान जो हैं 2 अहम बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि दोनों बराह रास्त एक-दूसरे के सामने मौजूद हैं। तो दोनों जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी फाइनल डील पर पहुँचने से कबल एक-दूसरे पे जो है वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दबाव के ज़रिए जो है
ऑफ द रिकॉर्ड जो इस वक्त गुफ्तगू इनकी मुज़ाकरात की चल रही है, जो सफारतकारी जो चल रही है, उसमें लेवरेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा का अगर हम विजिट देखें जो कि उन्होंने किया है बीजिंग का, उसमें जो सबसे अहम स्टेटमेंट है चीनी वजीर खारजा वांग यी की, जो उन्होंने ईरानी वजीर खारजा के साथ बातचीत के बाद जारी की, उसमें यही उन्होंने कहा है कि ईरान को जो उनका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम है फॉर सिविल पर्पस, फॉर पीसफुल पर्पस, वो मुकम्मल तौर पर जारी रखने का हक है। इससे हमें पता ये चलता है कि ईरान का जो हमेशा से वो क्लेम करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए है, हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन जो है वो हासिल नहीं करना चाहते, तो उसको तकवीयत मिली है। और ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी चीन आने जा रहे हैं 14 और 15 तारीख को इस महीने की, बड़ा अहम दौरा करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब्बास अरागची साहब को चीन से एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट मिली है, बहुत बड़ी पुश मिली है कि उन्होंने ईरान का जो मौकफ है उसको तस्लीम किया है, और गो कि उन्होंने बात की है कि आबनाए हुर्मुज़ की जो सिचुएशन है उसको जरा बेहतर होना चाहिए। लेकिन उसमें आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी चीन ने ये कहा है कि ये ईरान जो है, क्योंकि उनका जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है, तो इनके जो कंसर्न्स हैं उसको जो है वो देखना चाहिए कि इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि चीन का जो रोल है खासतौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी, और इस तमाम सिचुएशन को डिफ्यूज करने के हवाले से, तो चीन ने अपना माइंड सेट जो है वो बयान कर दिया है पब्लिकली, ईरान के हवाले से, अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, ईरान के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के हवाले से, उस वक्त में जब अमेरिकी सदर जो है वो चीन आना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीन की इस वक्त जो है वो सियासी और सफारती हमायत जो ईरान को, तेहरान को जो हासिल हो गई है, चीन ने खुलकर उसके मौकफ की जो हमायत की है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी अकेला या तनहा नहीं है। ईरान बड़ी एक डिप्लोमेटिक और एक बड़ी इकोनॉमिक पावर चीन की हमायत के साथ, पाकिस्तान की हमायत के साथ अपने डायलॉग जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो जारी रखे हुए, और किसी भी तरह अब ईरान जो है वो इन डायलॉग्स में कमजोरी नहीं दिखा साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने का। अगले 48 घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं, आर या पार। मुगेरी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपको और आपके मेहमान को, तुर्की से उन्होंने ज्वाइन किया, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम। ये 48 घंटे का टाइम तो पता नहीं हम कब से सुन रहे हैं, आर और पार का। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो मुगेरी साहब बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करती है, मैनी वेरिएबल्स होते हैं, डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, लम्हे बर लम्हे जो तब्दीली है वो रूनुमा होती है। लेकिन एक बात बड़ी जबरदस्त है, अगर मैं समझा सकूं जनाब, केनेथ वॉट्स का जो आर्ग्यूमेंट था स्ट्रक्चरल रियलिज्म में, वो ये था कि जो सिस्टम है वो डिक्टेट करता है स्मॉलर नेशंस को कि उन्होंने किस तरह एक्सटर्नली बिहेव करना है, उनका बर्ताव क्या होगा बैरूनी दुनिया के अंदर। लेकिन जॉन रगी का आर्ग्यूमेंट था कि बाज़ों का जो छोटे ममालिक हैं वो असरअंदाज होते हैं निजाम के ऊपर और उन्हें तब्दील करने की सलाहियत भी रखते हैं। अब आप देखिए कि खुद ईरान का जो एक्शन है, जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि एक चौथे पावर की हैसियत से उसने एमर्ज किया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री मसल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, बल्कि इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसकी जो एक्सरसाइज है, उस हवाले से मेरा ख्याल है कि ईरान का जो इस वक्त अक्सानी है वो हमें मिडिल रेंज पावर्स के अंदर, स्मॉलर नेशंस के अंदर नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये कि जो एग्रीमेंट का करीब आना है, एमओयू का करीब आना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। पहला रीजन तो ये है कि खुद अमेरिका में ये डिबेट चल रही है कि अगर तुर्की की डिफीट के बाद पहली जंग अजीम में मॉन्ट्रस एग्रीमेंट हो सकता था बरतानिया और तुर्की के दरमियान में, जिसमें बास्फोरस और डार्डिनल्स को हैंडओवर कर दिया गया था तुर्की को, और तुर्की ने उसे बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया, तो क्यों नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हैंडओवर किया जा सकता ईरान को। दूसरा ये कि दोनों ने काफी जख्म खाए हैं जंग में, ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका इन जख्मों से पाक है, बिकॉज जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जो जख्म लगे हैं उससे तो बहुत कहीं ज्यादा तबाही है जो बताई जा रही है। और फिर एयर एसेट्स के बारे में तो हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आप उसको काउंट करें तो नियरली $40 बिलियन का एयर एसेट्स की मद में अमेरिका ने चोट खाई है। और फिर
इसके असरात जहां पे ग्लोबल इकोनॉमी को है, वहां अमेरिका के अंदर गैसोलीन प्राइसेस भी बहुत ऊपर जा रही हैं। इसी वजह से लोग मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से प्रेशर आ रहा है, कांग्रेस के अंदर से प्रेशर आ रहा है, और सबसे बढ़ के ये कि आप देख रहे हैं कि दुनिया से के अंदर जो अमेरिका का तासुर है वो बड़ा मुतासिर हुआ है। आज मैं देख रहा था एक अमेरिकन की वीडियो जापान से उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी। कहता है कि जहां मैं बताता हूं कि मैं अमेरिकन हूं तो लोग नफरत से मुझे देखते हैं, और जहां दुनिया में जाता हूं वो मुझे नफरत से देखते हैं। तो ये जो सॉफ्ट इमेज है अमेरिका का, वो बड़ा मुतासिर हुआ है अमेरिकन क्रेडिबिलिटी अमेरिका के को। अंदर की सूरत हाल को देखें, स्प्रेड एयर जो है, मैंने भी ट्रेवल किया है और आप जैसे कई दोस्तों ने किया होगा और देखने वालों ने भी किया होगा, और सबसे सस्ती एयरलाइन मानी जाती है, और अमेरिका में बहुत बड़ी एक कह सकते हैं चौथे पाए की जो है एयरलाइन है वो, और वो भी ग्राउंड हो गई। उसके बावजूद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफर भी की कि चलें जी, हम जो है वक्ती तौर पर फाइनेंशियली मदद भी करते हैं कि ये बेइज्जती का बायस ना बने कि इस जंग से जो है सबसे बड़ी एयरलाइन जो है वो ग्राउंड हो गई और लाखों हज़ारों लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए। प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद उन्होंने कहा था कि जो टैरिफ लगाया था कि रोज़गार पैदा होगा, मौके होंगे, अमेरिकन को रोज़गार मिले, मगर ये तो उल्टा पड़ गया कि इस जंग से हासिल मकसद जो भी हो इसराइल को हो, मगर अमेरिकन के लिए जो है दर्द सर भी बन गया और रोज़गार भी चला गया। जी हाँ, आपने बजा फरमाया। मैं यही, आपने अच्छा हुआ आपने एविडेंसेस दे दी। देखें, ये मेरा पॉइंट जो है ये साबित हो रहा है कि अमेरिका भी इससे महफूज नहीं रहा। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की कि अलाइज उनका साथ दें, वो भी साथ नहीं रहे। यहां तक कि कनाडा ने अपने डिफेंस प्रोजेक्ट को अलहदा कर लिया। फ्रांस के सदर ने कहा कि वो तीसरे रास्ते को अख्तियार करेंगे। स्पेन और डेनमार्क कहते नजर आए कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं इसराइल के साथ, उनको सस्पेंड किया जाए, इसराइल को आइसोलेट किया जाए। और फिर हमने देखा कि इवन जो अमेरिकन अलाइज गल्फ के अंदर मौजूद हैं, फार ईस्ट एशिया के अंदर हैं, वो भी रिलक्टेंट नजर आए कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएं। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और वो अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अमेरिकन नेवी जो है बड़ी भरपूर नेवी है, नो डाउट अमेरिका के पास अनमैच पावर है, वो एस्कॉर्ट करेगी 2000 वेसल्स को, जिसमें 20,000 का अमला फंसा हुआ है, ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, उन्हें एस्कॉर्ट करके निकालेगी। सेंटकॉम ने कहा नहीं नहीं, हम सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो यू कैन इमेजिन के स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शेलो वाटर के अंदर, जिसकी मैक्सिमम डेप्थ 30 से 50 मीटर बताई जाती है, जहां ईरान के पास इमेंस कैपेबिलिटी है कि वो हिट करे टारपीडोज के जरिए, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के जरिए से, ड्रोन्स के जरिए से, फास्ट बोट्स और सोसाइटल बोट्स के जरिए से। वहां पे अमेरिकन नेवी रिलक्टेंट नजर आई और वो प्रोजेक्ट भी फेल हुआ। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसे एक आइडियलिज्म का टच दिया, ह्यूमैनिटेरियन उन्होंने ऑपरेशन बताया। इससे पहले वो बड़ी हार्ड लाइन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे। एक शिफ्ट आपको नजर आया कि ताकि सॉफ्ट इमेज और पावर एंड स्ट्रेटेजी के जरिए से कम दुनिया से हिमायत ली जा सके, वो भी उनको नहीं मिली। और फिर इसके साथ जो पाकिस्तान की सफारतकारी है, इनफैक्ट उसको भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से हमने शटल डिप्लोमेसी करके दोनों पार्टीज को ये कन्विंस की कि भाई आप दोनों का नुकसान हो चुका है, और आपका नहीं बल्कि गल्फ का और पूरी दुनिया का हो रहा है। बीजिंग और में जी, मैं आखिरी जनाब मैं आखिरी जुमला सिर्फ कह दूं, इसी वजह से आपके फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने फरमाया कि जनाब हम ऐसे एग्रीमेंट पर रीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक को ये लगे कि उनके हक में ये एग्रीमेंट है, उनके मफादात में ये एग्रीमेंट है। ज़मीर असदी साहब, अगर कहा जाए कि चीन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जो जंग है उसको गैरकानूनी तो करार दिया है, मगर समझते हैं कि बीजिंग से वाज़े तौर पर मैसेज, चाहे वो तल अवीव के लिए हो या फिर डीसी के लिए हो, अमेरिका के लिए हो, वो आप समझते हैं कि एक मजबूत आवाज़ जो कि बज़ाहिर तो उस तरह से कहा जाए कि अमूमन नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी और अमूमन अपने लिए भी उनकी आवाज़ तो नज़र आती है, मगर ईरान को लेके आप समझते हैं कि अब बीजिंग भी समझता है कि ये जो जंग चंद घंटे की थी वो तवील हो गई है, अब इसको किसी भी तरह जो है ख़त्म करना चाहिए, जो कि आज बीजिंग वाज़े तौर पर कह रहा है, चाइना कह रहा है कि ये गैर कानूनी जंग है। देखें, ये जंग जो है वो गैर कानूनी भी है, ये एक जारहियत है, ये एक जुल्म है।
जो कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलके एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत पर जो है वो जो किया है ईरान के खिलाफ। और ये पहली मर्तबा कोई गैर कानूनी जंग जो है वो नहीं छेड़ी अमेरिका ने और इसराइल के साथ मिलकर। ये इससे पहले भी ईरान के ऊपर अटैक किया और हम अगर इससे हट के अगर देखें तो अमेरिका की जानिब से जो जारियत है मुस्लिम ममालिक के खिलाफ गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। और खास तौर पर 20-25 साल जो हैं जो गुजरे हैं गुज़िश्ता सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर के नाम पर, उसमें हम देखते हैं कि कितने ही ममालिक जो हैं वो अमेरिकी जारियत का निशाना बने हैं। और चाइना ने हमेशा से यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर जो है इंटरनेशनल दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो है अमेरिकी और इनके जो इत्तेहादियों की जो जारियत है हमेशा से उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया है। और दीगर जो आजाद और खुद मुख्तार रियासतें हैं उनकी टेरिटोरियल सवाल पैदा होता है। यूनाइटेड नेशन का, यूएन का आपने जिक्र किया, यूएन की जनरल असेंबली में जो लोग बैठते हैं या जो चेयरमैन हैं उनके जो है आप समझते हैं कि ज़मीर इस वक्त जाग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि उनके अगर ज़मीर जागते होते तो आप भी ज़मीर हैं तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि वो फौरी तौर पर कोई रिएक्ट करते। जी, मेरा ख्याल है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, यूनाइटेड नेशंस का जब से ये एस्टेब्लिशमेंट हुई है, जब से यूनाइटेड नेशंस बना का इदारा जो है बना है, उसके बाद से अगर हम देखें आज तक जो है वो यूनाइटेड नेशंस का जो रोल रहा है, खास तौर पर जब जब मुसलमान ममालिक के खिलाफ कोई जारियत हुई है तो मेरा नहीं ख्याल कि यूनाइटेड नेशंस ने अपना रोल जो है वो ठीक तरीके से जो है वो अदा किया है। यूनाइटेड नेशंस भी अब एक जो है वो एक डिबेटिंग क्लब जो है वो हमें बनता हुआ जो है वो नजर आया है गुज़िश्ता कई सालों में। और जो यूनाइटेड नेशन समिट होती है उसमें भी मुख्तलिफ दुनिया से हुक्मरान जो है मुख्तलिफ ममालिक के वो सरबराहान वहां जाते हैं, अपने इजहार राय करते हैं मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल का। आप फरमा रहे हैं या मैं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं, मगर प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद असेंबली के, यूएन असेंबली के जो है फ्लोर पे खुद खड़े होकर कह चुके हैं कि ये बिल्डिंग काम की नहीं है, आपका काम क्या है? और आपने देखा कि उसके बाद उन्होंने जो है और इत्तेहाद बनाने की कोशिशें की और उस तरफ गए तो वो खुद कह चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। देखें, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो मौजूदा इस वक्त सेक्रेटरी जनरल है, आप उनका भी देख लें कि उनका क्या रोल आपको नजर आता है ईरान जंग के हवाले से। यूनाइटेड नेशंस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक डमी प्लेटफॉर्म, जिस तरह मैं बात करना नहीं चाहता लेकिन जिस तरह ओआईसी के हवाले से कहा जाता है कि ओआईसी का जो किरदार है खासतौर पर मुस्लिम जो रियासतें हैं उनके मफादात को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, वो हमें कोई इतना काबिल दीद जो है वो काबिल सिताइश नजर नहीं आता। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है वो एक डमी प्लेटफॉर्म बन गया है। आप देख लीजिए यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने अभी तक क्या रोल प्ले किया है या अपने दीगर जो मेंबर्स हैं, मेंबर ममालिक हैं, उनके साथ मिलके ईरान के खिलाफ जो जारियत है उसको रोकने के लिए हमें किसी किस्म की कोई एक्टिविटी यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से, इतने बड़े वहां पर ममालिक मौजूद हैं, कोई हमें नजर नहीं आती। जो एक्टिविटी पाकिस्तान ने की है, तो पाकिस्तान अकेले ने वो किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के लिए, जो कि पूरा यूनाइटेड नेशंस या दीगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा क्वेश्चन, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये यूनाइटेड नेशंस जैसा जो इदारा है, इनको अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनका जो अपने प्रिंसिपल्स हैं, इनका जो चार्टर है, उस पर जरा एक बार गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे जो क़याम के मकासद थे हम उनसे कितना दूर हो चुके हैं और उनको क्यों हासिल नहीं कर सकते। क्यों दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक दूसरे ममालिक के खिलाफ जारियत करते हैं, उनको हम क्यों नहीं रोक सके? अगर आप नहीं रोक सकेंगे तो जाहिर बात है। ये सवाल उठाया है कि उनसे पूछना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या इस साल यूएन की जनरल असेंबली में सितंबर में क्या दुनिया के कई ममालिक, अल्लाह करके ये जंग ख़त्म हो, जो कि लग भी रहा है कि अभी फैसले की घड़ी आ चुकी है, तो आप समझते हैं कि सर अगर ये फैसला हो भी जाता है मगर इसके छदोमद, जिसको आसान अल्फाजों में कहें कि राइट, लेफ्ट, वेस्ट और ईस्ट और नॉर्थ और जहाँ से भी कहें कि तमाम उन नुकात को जनरल असेंबली में लाजमी है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी होगा और वहाँ पे इसराइल भी होगा, ईरान भी होगा, पूरी दुनिया के ममालिक होंगे, वो ज़र बहस तो आएगा, मगर क्या इस पे किरदार पे भी बात होगी कि यूएन ने कोई किरदार अदा नहीं किया? देखिए मुगरी साहब, यूनाइटेड नेशन से आसरा रखना मेरे नजर में इस वक्त मुनासिब नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा है जो कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोजेक्ट है, उसका इंस्टीट्यूशन है। और चूंकि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो दूसरी जंग अजीम के बाद कायम हुआ वो रप्चर हो चुका, मार्क कार्ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने इसका इजहार किया। और जब भी निजाम रप्चर्स होते हैं तो वो जंगों को जगह देते हैं और लंबी जंगों को जगह देते हैं और जंगों के बायस
निजाम मुकम्मल तौर पे तबाह हाल हो जाते हैं और नए निजाम का वजूद पनपने शुरू करता है। उसको कुछ वक्त लगता है लेकिन वो पनपना शुरू कर देता है। हमने कंसर्ट ऑफ पावर में ये देखा कि जंगों ने उस निजाम को डिसमेंटल किया और नया निजाम वजूद में आया। हमने देखा कि जो वियतनाम की जंग थी और अफगानिस्तान की जंग थी, उसने बाइपोलैरिटी को खात्मे की तरफ ले गया और फिर हमने पैक्स अमेरिकाना का वजूद देखा और फिर अमेरिका की यके बाद दीगरे जो मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, उसने इस पूरे निजाम के ऊपर सवालिया निशान उठा लिए। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये कि देखिए जो अक़वाम मुत्तहिदा है इसके जो रिसोर्सेज हैं वो ग्लोबल नॉर्थ देता है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ के जो मफादात के मुताबिक उनके मसाइल हैं, चाहे वो ईस्ट तैमूर का हो, साउथ सूडान का हो, यूगोस्लाविया का हो, वो तो हल हो जाते हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ के जो अहम मसाइल हैं जैसे फलस्तीन का इशू है, गजा का मसला है, कश्मीर का मसला है, वो कभी रिजॉल्व नहीं होंगे बिकॉज रिसोर्सेज वो देते हैं, आप नहीं देते। पीस कीपिंग फोर्सेस में उनका शेयर ज्यादा है, आपका कम है, तो लिहाजा वो उसे वीटो कर देते हैं। और अगर आपने यूनाइटेड नेशन को इफेक्टिव बनाना है तो यू हैव टू एलोकेट रिसोर्सेज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ से काफी अहम ममालिक हैं। और तीसरी बात यह कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इतना ही अहम होता तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को बोर्ड ऑफ पीस बनाने की जरूरत नहीं थी। और उससे पहले चाइना ने भी एक कंसिलिएटरी बोर्ड बनाया जिसको गालिबन 60 ममालिक ने ज्वाइन किया, जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर है। तो ये जो नए आपको एक इंस्टीट्यूशंस बनते नजर आ रहे हैं, मल्टीलेटरल फोरम्स बनते नजर आ रहे हैं, वो इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इनफेक्टिव है। हाँ, अफेक्टिव हो सकता है दो सूरतों में। एक तो मैंने कहा कि रिसोर्सेज ग्लोबल साउथ भी एलोकेट करे, और दूसरा ये कि जो वीटो पावर का सिस्टम है इसे खत्म किया जाए, बिकॉज ये एन जमहूरियत के खिलाफ है। मेजॉरिटी जनरल असेंबली की पास करती है रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन, और जो फिर सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक मुल्क उठता है और उसे वीटो कर देता है। तो जब तक इन मामलात को आप तय नहीं करेंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखना या उससे उम्मीदें वापस करना, मेरे ख्याल में दैट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ज़मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि अगर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है, यकीनी तौर पर 48 घंटे, जो कि डॉक्टर साहब को लग रहा है कि 48 घंटे, 12 कई दफ़ा कहा गया कि 24 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, मगर अगर जिक्र किया जाए कि 48 घंटे, अल्लाह करे कि 48 घंटों में कहीं ना कहीं फैसला हो जाता है, तो फिर समझते हैं कि तमाम के तमाम वर्ल्ड ऑर्डर अगर ये चेंज होने जाता है तो सबसे अहम चाइना, जो कि दुनिया के लिए एक अहम मुल्क है, तो फिर कहें कि तमाम कैपिटल जितने भी हैं दुनिया के, चाहे इस्लामाबाद हो, तेहरान हो, चाहे वो DC हो, फिर या बीजिंग हो, इस वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के बाद फैसले कुछ नए होंगे, नया कोई वर्ल्ड ऑर्डर होगा जिसके तहत जो है दुनिया अपने तमाम ममालिक के साथ कारोबार करेगी, और ये अब सूरत हाल नहीं होगी जो पहले थी। देखिए, बात ये है कि अल्लाह करे, जैसे पहले भी बात हो रही कि 48 घंटों की जो बात हो रही है, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि 48 घंटे बहुत अहम है, और अमेरिकी सदर ने एक मजीद बयान जारी किया है कि ईरान ने अगर अब जो है वो हमारे इस माहदे को कबूल ना किया तो हम पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ जो है वो बमबारी करेंगे जी। तो अमेरिकी सदर का ये जो रवैया है वो एक तरफ थ्रेट करते हैं, दूसरी तरफ गुज़िश्ता 2 माह से ये वो क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे दी है, उनकी सारी पावर को तबाह कर दिया है, ईरान मुज़ाकरात के लिए घुटने टेक रहा है, अमन मुआहिदा वो करना चाहता है। मतलब किसी भी किस्म के दावे जो है वो अमेरिकी सदर से आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो हमारे सामने भी आ रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें जो है इन 48 घंटों पर हैं। डेफिनेटली हर कोई ये विश कर रहा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो किसी न किसी तरह की किसी ऐसी पीस डील पर पहुंच जाएं कि जो दोनों अतराफ को काबिल कबूल हो और वो लॉजिकल हो और सस्टेनेबल हो। कहीं ये ना हो कि दोबारा 2-4 माह बाद, 6 माह बाद दोबारा इसराइल और अमेरिका की तरफ से ऐसी आवाजें हमें उठती नजर आए कि जी अमेरिका, ईरान जो है वो दोबारा न्यूक्लियर पावर जो है वो हासिल करने के करीब है, और वो 2 हफ्तों में फिर दोबारा न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेगा, तो दोबारा उनके खिलाफ जो है वो एक्शन जरूरी है। तो जहां आपने वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात की है, देखिए सारी दुनिया और अमेरिका में इस वक्त ये एहसास मौजूद है
कि अमेरिका इस वक्त एक डिक्लाइनिंग पावर है, और जैसे दिया बुझते हुए जो है वो एक दफा फड़फड़ाता है और वो अपनी चमक दिखाने की कोशिश करता है। अब पूरी दुनिया में ये एहसास मौजूद है कि अमेरिका जो है डिक्लाइनिंग पावर है, इकोनॉमी उनकी डिक्लाइन को जा रही है। चीन और रशिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर्स है। चीन ने गुज़िश्ता कुछ 15 साल के दौरान जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया के 150 ममालिक में वो खरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हवाले से। तो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता हुआ ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है। अब अमेरिका जहां पिछले 25 सालों में खरबों डॉलर जंगों में जाया कर चुका, लाखों लोगों को वो हलाक कर चुका, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर चुका, दुनिया भर का अमन तबाह कर चुका, तो चीन जो है वो दूसरी तरफ जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया को अमन की जो है वो अमन की बात जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है, और अदम मुदाखलत की जो है वो चीन जो है वो बात करता है कि किसी भी ममालिक की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उनको किसी भी तरह उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते, किसी भी मुल्क की सलामती को, खुद मुख्तारी को आप हर्ट नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिकली ब्रिक्स का जो एक प्लेटफॉर्म है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अब वो मिलकर 10 से 12 ममालिक उसका हिस्सा बन चुके। शंघाई ताउन तंजीम आप देख लीजिए, वो प्लेटफॉर्म जो है वो बड़े इमर्ज हो रहे हैं। तो ये इमर्ज बड़ा अहम आपने नुक्ता रेज किया है, मगर वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम यहाँ रोकना पड़ता है, ब्रेक पे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़मीर असदी साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार बीजिंग चीन से आप रात हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब जो है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, सीनियर तज्ज़िया निगार, आपका भी बहुत शुक्रिया। तय है कि अभी इस पहले सेगमेंट में बात की बड़ी अहम, ख़ास तौर पर जो है अमेरिका और इसराइल और जो है ईरान की जंग, और उसके बाद आने वाले 48 घंटे बड़े अहम। मगर इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गर्मी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, और सबसे ज़्यादा मुतासर अगर देखा जाए तो कराची और सिंध के कई जो है बड़े शहर, यानी कि नवाबशाह में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा रहा। वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या सिंध और पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहर और चारों सूबों में तैयारियां हैं कि आने वाले इन गर्म दिनों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस गर्मी से बचाया जा सके। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।